तो देखो आज है ना बहुत ज्यादा डीप डाइव में बात करने वाले हैं ओप्पो स्मार्टफोन्स के बारे में, खास करके कि इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है और साथ में जो अभी एक नई तरीके की जो टेक्टिक चालू करी है अपने फोन्स को बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल अपने फोन को तोड़ना, ऐसे सब टैक्टिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और ओवरऑल क्या आज के टाइम पे ओप्पो पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में इनका सबसे महंगा फोन ओप्पो फाइंड X8 Pro भी है और जो कि तकरीबन 1 लाख का आता है। तो अगर एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, टोनी चैंग है जिन्होंने ओप्पो को फाउंड करा था 2001 के अंदर, और जो ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 2004 के अंदर लॉन्च हुआ था। और जब लॉन्च हुआ था तो ऐसा नहीं था डायरेक्ट कि ये फोन्स पर आ गए थे, पहले ये ब्लूरेज प्लेयर्स बेचते थे, साथ में एम्पलीफायर और साथ में हेडफोन्स हो गए। पर इनका फर्स्ट टाइम जो फोन आया था 2008 के अंदर, ओप्पो A103 स्माइली फेस। तो देखो 2011 के अंदर ओप्पो ने एक अपना इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च किया था, ओप्पो फाइंड था, जो है ना बेसिकली सामने से टच स्क्रीन था और बट पीछे से ऐसा स्लाइड होके कीपैड भी आया करता था। आज के लिए थोड़ा सा अजीब है, बट उस टाइम में बहुत ज्यादा क्रेजी टेक था, क्योंकि बहुत लोगों को स्टिल आदत थी कीपैड एंड ऑल वगैरह को लेकर, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक था। और यहीं से है ना ओप्पो ने इनोवेशंस वगैरह में भी बहुत ज्यादा अच्छा नेक्स्ट लेवल तक काम किया। और साथ में 2012 के अंदर ओप्पो ने एक और फोन लॉन्च करा, U-Lite 2। यहां से कह सकते हो उनका एक आइडेंटिफिकेशन चालू हो गया, जो कि था यहाँ पर जो सेल्फी एरा कह सकते हो। मतलब यहाँ से ओप्पो को लोगों ने पहचानना चालू किया कि फ्रंट कैमरा में सेल्फी में बहुत ज्यादा तगड़े अच्छी पिक्चर आउटपुट्स निकालने का ये काम करता था, और वहीं पर इनका एक तरीके से नाम बनना चालू हुआ। फिर अगला एक और फोन लॉन्च हुआ 2014 के अंदर, ओप्पो N3। और सिंपल है, आप देख के समझ जाओगे, कैमरा रोटेट हो जाते थे, बैक कैमरा वही हो गया आपका, फ्रंट कैमरा भी सेम है, जो मेन कैमरा उल्टा होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके के क्रेजी इनोवेशंस है ना ओप्पो कर चुका है। और साथ में 2016 के अंदर ओप्पो R9, जो कि यहाँ पर इनका सुपर वुक चार्जिंग था, वो यहीं से चालू हुआ था, और ये फोन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक एडवर्टाइज हुआ था। और देखो R9 को लेकर एक और बात कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्लोबल यूनिट यहाँ पर बिकी हुई थी, इनकी 20 मिलियन प्लस कॉपीज थी। और यहीं से एक और कह सकते हो जो कि इनका नेक्स्ट लेवल सेल प्रोडक्ट कह सकते हो आप। अभी अगर आप 2015 से 18 तक का टाइम देखोगे ना, A सीरीज के फोन मिलते थे, रेनो सीरीज में भी यहाँ पर आपके सामने आती थी, F सीरीज हो गए, F1 और बहुत सारे थे। उसके बाद में फाइंड सीरीज है, और उसके बाद में आपका N और K सीरीज। अब भी अगर करंट टाइम में देखते हो तो इनका एक F सीरीज है जो कि ये है, फिर उसके बाद में रेनो सीरीज आती है, वो भी मेरे हाथ में है, और करंट टाइम में फाइंड सीरीज है, जो लास्ट ईयर इंडिया में इन्होंने लॉन्च नहीं किया था, बट इस बार इन्होंने लॉन्च करा है 1 लाख रुपए का। तो ये तीनों फर्स्ट कैटेगरी है जो मोस्ट ऑफ अभी इंडिया के अंदर रन हो रही है। एक चीज मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो भी डेटा और बाकी सारी चीजें हैं हम लोग ने पूरा इंटरनेट से खोज के निकाला है, यहाँ पर पूरी रिसर्च हमने करी है और उस हिसाब से चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे तो ओप्पो ने क्या किया था, जो ज्यादातर इनका मतलब किस कैटेगरी में हाथ था, एक तो सेल्फी कैमरा, डेफिनेटली वो एक प्लस पॉइंट हुआ करता था। दूसरा इनका फास्ट चार्जिंग वाला जो सेगमेंट है, ये दो चीज में इनोवेशन कर रहे थे। और वहां पर अभी कैसा हुआ, तीसरा जो इनका कोर था, ये फीचर नहीं था, ये था एग्रेसिव मार्केटिंग। ऑफलाइन में ज्यादा ही आपको देखने मिलेगी, लाइक होर्डिंग्स हो गई, कहीं कहीं एयरपोर्ट्स पे जहां आपकी नजर पड़ सके सब जगह पर बैनर्स बैनर्स बैनर्स, इस तरह तक की चीजें देखने मिलती थी। अब बैनर लगाने पे स्टोर वालों का फायदा, आप एक एक्स अमाउंट तक अगर आप बेचते हो या फिर होर्डिंग लगाते हो, हमारे साथ में हमारे फोन्स बेचते हो, आपको थोड़ा सा एडिशनल कमीशन मिलेगा। तो वो वाला सेगमेंट हुआ करता था। तो स्टोर वालों को इस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं था कि पैसा भी आ रहा है, बैनर भी फ्री में लग गया, नाम आ गया, तो उनका भी ज्यादा कोई हेडेक नहीं था। अभी जो सबसे बड़ा इनका था कि जो एग्रेसिव मार्केटिंग में इनका जो खर्चा हुआ वो अलग था, उसी में ही जो स्टोर्स में जो अंदर बैठे रहते थे, जो फोन सेल आउट करते थे, वहां पर भी मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन देने वाला पार्ट होता था कि आप हमारे ओप्पो के फोन्स बेचो, आपको ज्यादा एक्स अमाउंट तक कमीशन मिलेगा, जो मैं आपको आगे एडिशनल प्रॉपर से समझा दूंगा। तो अगर आप देखोगे ना कंट्रीब्यूशन, अगर कि लाइक ग्रोथ में किसने ज्यादा अच्छा हाथ दिया रहेगा, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू निकालते भी थे। जैसे कि रेनो सीरीज आती थी इनकी, वो शार्क फिन वाली आई थी, याद है, और उसके पहले भी एक आया था। तो ये लिटरली बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल इनोवेशन कर रहे थे उस टाइम पे। और वहीं पर इन्होंने एक ओप्पो की R सीरीज हो गई, F1 प्लस हो गया, फिर आपका फाइंड X सीरीज हो गई, रेनो सीरीज तो आपके सामने है ही, जहां पर 10x तक का जूम आपके सामने उस टाइम पे मिला करता। आज तो लाइक ऐसा है कि 30 तो ऐसे ही डिजिटल दे दिए थे। जितना मैं समझ पाया था ना, इन्होंने ज्यादा मतलब ये नहीं करा था कि परफॉर्मेंस को लेकर टारगेट नहीं किया था ज्यादातर। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जब जब इन्होंने फिर फोन लॉन्च कर रहे थे, अपने टाइम पे ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, इसी बीच में Xiaomi भी आ गया, Realme भी आ गया, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स थे जो इंडिया में लॉन्च हो गए थे, और उनका
इनका मेन काम ये होता था कि अगर आपको कस्टमर को बोला गया है कि आपको 15,000 का फोन मिलेगा तो लिटरली उसमें वो सारी चीज हुआ करती थी, जैसे कि बेस्ट कैमरा, चार्जिंग, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले, सब कुछ उनको मिलता था, वो भी एक प्रॉपर प्राइसिंग में। मतलब अगर आप समझ लो Xiaomi का एक फोन खरीद लो या Realme का एक फोन खरीद लो जो 15,000 का है, जिसमें सब कुछ मिलता है। बट वही अगर मैं Oppo की बात करूंगा, उसी तरीके की सेम स्पेसिफिकेशन और थोड़ी सी लो परफॉर्मेंस के साथ में एक तरीके से कह लो तो वो फोन आपको 20 से 25,000 तक अंदर मिलेगा। तो ये इनका थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ करता था। और अगर एक बात करेंगे कि अभी तक इन्होंने ग्रोथ तो कर लिया और डाउन साइड आने के लिए मतलब डाउनफॉल कह सकते हो या फिर कह सकते हो डिक्लाइन कह सकते हो कि वो कैसे चालू हुआ इनका। और देखो इस बीच में ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आप कह सकते हो जो प्रॉपर वाले थे उस टाइम पर, तो उन्होंने एक मतलब ये चालू करा या एक तरीके की अच्छी सी वीडियो बनानी चालू करी कि हाँ अगर आप 15,000 पे करते हो तो 15,000 के हिसाब से आपको मार्केट में फोन्स मिलते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा मतलब यूट्यूबर्स हुआ नहीं करते थे या टेक क्रिएटर्स हुआ नहीं करते थे जो प्रॉपर वीडियोस बनाते थे। बट हाँ इस बीच में बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिन्होंने समझाया कि नहीं 15,000 में ये स्पेक्स बेटर होता है, ये फोन बेटर नहीं होता। तो उस हिसाब से तब तक तो शायद से मैंने मेरा करियर भी चालू नहीं किया रहेगा यूट्यूब को लेकर, बट मैं इनकी वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर्स की देखा करता था। ये कहते थे कि हाँ अगर आप एंड टू बेंचमार्क, परफॉर्मेंस, कैमरा, कंपैरिजन जब आते थे तो उस हिसाब से पता चलता था कि नहीं भाई हमको बेटर फोन्स मिल सकते हैं 15 से 20,000 के अंदर। हम अगर इन फोन्स को छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमको और मार्केट में बेस्ट फोन अवेलेबल मिल जाएंगे। लाइक इसे आप एक अवेयरनेस कह सकते हो, उस टाइम चालू हो चुकी थी एक तरीके से। अब देखो जिनको नहीं पता जस्ट एक क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि ओप्पो डायरेक्ट कोई मेन ब्रांड नहीं है, ओप्पो भी एक अंडर ब्रांड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। अब उसके अंदर ये अकेला नहीं है, उसके अंदर वीवो भी है, रियलमी भी आता है और अभी तो आईकू भी कह लो, मतलब वो वीवो है तो वीवो के अंदर आईकू है, तो मतलब मेन बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर ये सारे ब्रांड्स आते हैं। तो थोड़ा सा ना एड ऑन करना है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया होगा कि बीबीके के अंदर वन प्लस और बाकी सारे अदर ब्रांड्स आते हैं। तो ये जो ट्री चार्ट था ना एक्चुअली 2023 के अंदर ना खत्म हो गया है। कैसे कि बीबीके ने क्या किया, अभी सारे जो उनके ब्रांड आते थे उन सबको इंडिविजुअल कर दिया कि भाई अभी तुम खुद करो, तुम खुद का देखो, तुम जो भी डिसीजन लेना है वो सब तुम खुद करोगे। मतलब इसमें बीबीके का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब जो पहले हम कहते थे या अभी तक सुन के आए होंगे कि बीबीके के अंदर ये सारे ब्रांड्स आते हैं, तो अभी कोई ब्रांड किसी के अंदर नहीं आता। तो जैसे कि वीवो के अंदर आता है आईकू, फिर ओप्पो आता है और ओप्पो के अंदर आपका वन प्लस है, फिर आपका रियलमी है। अभी ये वाला ट्री चार्ट समझ के चल रहा है, बट जो इसके पहले जो ऊपर बीबीके था वो अभी नहीं है। और मैंने एक्चुअली ये वीडियो हम जब बना रहे थे तब हमसे ये डेटा मिस हो गया था, फिर हमने वीडियो के बीच में याद देखा, कहीं पढ़ा, फिर हमको पता चला, तो इसके लिए पार्ट एड ऑन कर रहा। तो आगे अगर मैं कहीं ऐसे बता रहा हूँ कि बीबी के अंदर है तो वो पार्ट भूल जाना, ये पार्ट याद रख लेना। अब ओप्पो ने लाइक चीजों पे स्टक रह गया, लेकिन बाकी जो अदर ब्रांड्स थे ये ना नेक्स्ट लेवल काम करे जा रहे थे। जैसे कि वीवो कैमरा और परफॉर्मेंस में भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, मैं कह सकता हूँ। लाइक थोड़ा सा अगर आप सिंपल समझोगे ना तो लाइक इन्होंने क्या करा कि चमकाहट पे थोड़ी ज्यादा ध्यान दी थी ओप्पो ने, बट बाकी दूसरे ब्रांड्स थे ये चीजों पे काम कर रहे थे अभी। मतलब जैसे कि आप कैमरा कह लो, सेल्फी कैमरा नहीं, ओवरऑल सारा कैमरा, डिस्प्ले हो गया और भी सारी चीजों पे इन्होंने अच्छा खासा काम चालू किया। अब जैसे यहाँ पर एक ग्रोथ चार्ट आपको मैं दिखाऊं ना, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ओप्पो का सबसे कम शेयर आपको देखने मिलता है बाकी अदर ब्रांड से। और एक ध्यान दोगे ना तो रियलमी मतलब 2018 के आसपास ब्रांड आया था और ओप्पो उससे पहले से काम कर रहा था। बट अगर आप इस चार्ट में ध्यान से देखते हो तो उसको ऑलमोस्ट उसके आगे चला गया था रियलमी ओप्पो के मुकाबले। और देखो ये जो दौर था ना, मोस्ट ऑफ इतना समझ के चल लो कि इस टाइम पे ओप्पो को बहुत लोगों ने साइड कर दिया। रीजन ये था कि उस टाइम रेडमी के फोन्स हो गए, जो इनकी नोट सीरीज हुआ करती थी, लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ी नेक्स्ट लेवल, और साथ में इसी तरीके से रियलमी की सीरीज थी जो यहाँ पर ज्यादा अच्छा मतलब पब्लिक के सामने आ रही थी कि नहीं भाई ये फोन बजट में भी है, प्लस हमको सब कुछ दे रहे हैं, जो कि ओप्पो तो बिल्कुल नहीं दे पा। तो इस तरीके की कैटेगरी से मतलब ओप्पो तो ऑलरेडी साइड हो गया, खास करके कह सकते हैं ऑनलाइन से लिटरली साइड हो गया। और इनके कुछ फोन आते भी थे तो वो ऐसा था कि मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्राइस पर देखने मिलते थे। 2019 के चार्ट में अगर देखते हो तो यहाँ पर ओप्पो 5th नंबर पे होल्ड करता था Q3 के हिसाब से, और यहाँ पर रियलमी 4th पे था, जबकि बहुत बाद में लॉन्च हुआ था 2018 में, ओप्पो से बाद में लॉन्च हुआ था। बट स्टिल ओप्पो यहाँ पर हमें पीछे देखने मिल रहा था कंपेयर बाकी अदर ब्रांड से। इवन वीवो भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्ड ले रहा था नंबर 3 पर। और इवन यहाँ पर भी देखोगे तो 2020 के अंदर भी आपको जो चार्ट मिलेगा ना, उसमें भी ओप्पो पीछे ही था 5th रैंक पे, और कंपेयर टू यहाँ पर रियलमी पहले था और फिर सैमसंग, इवन तो वीवो और 2nd नंबर पे चला गया। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना इस चार्ट में, तो ये शिपमेंट्स की बात है। शिपमेंट्स यानी कि जो पूरा बंच आता है ना, तो कितना भेजा गया है और कितना बिक गया है उस हिसाब से। अगर देखो यहाँ पर ये जो चार्ट है, अगर ध्यान से देखते हो तो 2021 और 22 के अंदर इनका ऑलमोस्ट 11%
तक का आपको शेयर्स देखने मिल जाता है। बट वहीं पर इन्होंने फिर बाद में स्टेबल था, फिर सडनली ग्रोथ किया 2023 में, तो वहां पर ये 12.14 तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पीक तक गए। उसके बाद में तो लिटरली आपके सामने पूरा डाउनफॉल देखने मिलता है। यहाँ पर पूरा मार्केट शेयर्स है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है, या फिर कह सकते हो कि 2021 और 22 वाली बातचीत है ना, वहां पर चला गया। और मोस्ट ऑफ यहाँ पर भी वही सीन है, 21 हो गया, 22 हो गया, इनमें भी इनका ना ओप्पो या तो एकदम ही पीछे है, मार्केट ऑलमोस्ट ना के बराबर कैप कर रखा है। और अगर करंट टाइम की अगर बात करोगे तो यहाँ पर तो ओप्पो का नामो निशान भी नहीं है। 2023 की बात कर रहे हो, इवन यहाँ पर जो ट्रांसिन करके ब्रांड है, इसके अंदर आता है आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये ब्रांड आता है। ओप्पो भाई गायब हो गया और नंबर 4 पर तो ये देखने मिल रहे थे। इस तरीके से यहाँ पर पीछे हो गए। और इवन अगर चाइना मार्केट का देखते हो ना कि ऑफकोर्स वहां पर ज्यादा चीजें मिलती है इनकी, तो 2024 में चाइना मार्केट में 3rd नंबर पर आते हैं। पर एक बात ध्यान दोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर वीवो स्टिल वहां पर फर्स्ट पर है। इवन इंडिया में भी वीवो फर्स्ट नंबर पर ऑलमोस्ट मार्केट लेके रखा हुआ है अगर आप करंट चार्ट देखते हो। और ओप्पो यहाँ पर ऑलमोस्ट नेगेटिव देखने मिल रहा है। इवन अगर आप फोन्स को साइड में रख देते हैं तो वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कि TWS हो गए या नेक बैंड जो भी इनके वेरिएबल्स आते हैं। तो टॉप 1 पे तो भाई बोट बैठा हुआ है, सेकंड पे नॉइज है, फिर बोल्ट ऑडियो भी इवन आता है, रियलमी के भी आते हैं। और यहाँ पर ओप्पो सिंगल तो नहीं है, क्योंकि इसमें इसका हाथ यहाँ पर OnePlus के साथ में, तब जाके थोड़ा बहुत मार्केट देखने मिलता है। अगर सिंगल होता तो डोंट नो होता भी कि नहीं प्रॉपर। बट एक चीज मैं कहूंगा, ओप्पो का वेरिएबल्स में जो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि TWS हो गए, वो एक लेवल तक कहेंगे जो अच्छी प्राइसिंग पर मिलते हैं, वो थोड़े एक अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, कभी कभार वो अच्छे देखने मिल जाते हैं। लाइक अगर आप 2023 की बात करोगे तो ओप्पो एनको 3 Pro हो गया, 2 Pro हो गया, तब ये लिटरली अच्छा भी था। फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा मार्केट और डाउन हो गया 24 के अंदर देखते हो तो हल्का सा। तो अगर आप इनके कुछ फोन्स देखते हो, ओप्पो रेनो 10 Pro Plus आता है। अब यहाँ पर ये यही कर रहे थे, सिंपल लॉजिक वही जो मैं बता रहा हूँ, हेवी प्राइसिंग पर स्पेसिफिकेशन एकदम ही कम दे देना, मतलब इतने लो एंड स्पेक्स देना, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर भी उनका कुछ तगड़ा नहीं चल रहा था। इवन ये ओप्पो Find X 6 Pro इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था, इवन 7 Pro भी लॉन्च नहीं हुआ। अभी एक चीज जस्ट यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि इन्होंने तब तक बीच में और भी क्या किया था कि जो OnePlus है उसको ले लिया था। उसको लेने का रीजन भी मैं समझाऊंगा क्यों था, बट वहां से उनको लिया और उनके कोड्स कह लो या कुछ कह लो, वो अपने में थोड़े इंप्लीमेंट्स करे, जो कि कलर ओएस कह लो अपना ओप्पो का, तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा रिफाइनमेंट करने की कोशिश करी। अगर आप थोड़ी और चीजें ध्यान से देखोगे ना, तो अभी जब इन्होंने OnePlus को अंदर ले लिया था, अब जिनको नहीं पता जस्ट एक समझा देता हूँ, BBK के अंदर ओप्पो आता है, फिर उसके बाद में आपका वीवो भी आता है और बाकी अदर ब्रांड्स भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओप्पो के अंदर जो है ना वो रियलमी है, और रियलमी के अंदर अभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ओप्पो के अंदर कहूंगा वो OnePlus आता है। तो अगर आप इन तीनों में सिमिलरिटी देखोगे ना, एक चीज देखने मिलेगी, तीनों का UI एक्सपीरियंस भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने मिलेगा। इवन यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि यार ये इसमें भी है और उसमें भी है, और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि ओप्पो का जो डिजाइन है ना, मतलब वो हमको OnePlus में भी देखने मिलता था, मतलब OnePlus का डिजाइन ऑलमोस्ट कॉपी हो जाता था ओप्पो की तरफ से। तो लाइक इनकी जो सब्सिडरी कंपनी थी ना ओप्पो की, दोनों जो है, तो इनको बेनिफिट ये हो रहा था ओप्पो को कि यहाँ से मतलब कोड लेके थोड़ा सा इन्होंने चीजें अंदर लेने की कोशिश करी। मतलब आप समझ गए रहेंगे ऑलमोस्ट चीजें कि हाँ एक ही ब्रांड से बाकी और 2 ब्रांड पे उनको क्या फायदा हो रहा है, रियलमी और OnePlus को। मेरा जस्ट एक नॉर्मल ऐसा ही थोड़ा सा इंटरनल दिमाग या कुछ भी कह लो, जैसे ही OnePlus ओप्पो के साथ कोलैबोरेट हुआ तो मेरे दिमाग में एक थॉट्स आने लग गए थे, जब से मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो मोस्ट ऑफ OnePlus के फोन्स में जैसे ही कलर ओएस के कोड घुसे होंगे या पता नहीं क्या, तब से इनके बहुत सारे OnePlus के फोन्स में ग्रीन लाइन इश्यूज आए, बहुत ज्यादा ग्रीन लाइन इश्यूज आए, पता नहीं क्यों। या मैं कह सकता हूँ मेरा ओपिनियन है, मैं यहाँ पर ये कोई ऑनलाइन डेटा पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मे भी ऐसा ना हो, बट इसके पहले तो ये इशू नहीं था। बट हाँ अगर आप सोचोगे कि भाई फिर सैमसंग और इनमें कैसे हो रहा है, तो भाई ये तो प्रॉब्लम यूनिवर्सल चल रहा है, हर एक ब्रांड की तरफ से कुछ बुरा ही हो रहा है एक तरीके से उनकी ग्रीन लाइन इश्यूज को लेकर। पर बहुत ज्यादा जो लोगों ने सोचा था कि जो कलर ओएस और जो ऑक्सीजन ओएस जो मर्जअप हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा लोग है ना उनका माइंड सेट ही नहीं था कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लिटरली ऑक्सीजन ओएस अलग एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता था, और जैसे ही वो ओप्पो के साथ घुसा तो सेम चीजें आ रही है, लिटरली आप फर्क नहीं पता कर पाओगे कि भाई अलग चीजें क्या है। तो वो बात तो मैं समझा चुका हूं कि हाँ हाई एंड प्राइस बट स्पेसिफिकेशन एकदम लो देना। इवन जो यहाँ पर ब्रांड कोलैबोरेशन हो रहा था या फिर जो सेलिब्रिटीज को अंदर लेकर हर एक टाइम पे कभी रणबीर दिख रहा है, कभी दीपिका दिख रही है, कभी ऋतिक रोशन दिख रहा है, तो इस तरीके का हाई एंड मार्केटिंग यहाँ पर करी गई ताकि लोगों को पता चले हाँ इनके साथ फोन है
तो कुछ तो तगड़ा ही होगा। बट मोस्ट ऑफ जो मोटा पैसा है जो सेलिब्रिटीज ले जाते हैं पेड प्रमोशंस या फिर एक कह सकते हो एंडोर्समेंट्स के लिए, तो उस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनको एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है बट स्टिल जो स्पेसिफिकेशंस है वो लैग कर रही है, और जो एंडोर्समेंट का पैसा दिया वो कहीं से तो निकालना होगा ना भाई। तो वो कहां से निकल रहा है? लो एंड स्पेक्स देके हाई एंड प्राइस देने पर आपको चीजें देखने मिल रही है कि नहीं यार इस प्राइसिंग पर वो चीजें हमको मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकती, इस लेवल तक के स्पेसिफिकेशन दिखाए जा रहे हैं। और उसमें से सोने में सुहागा ये हमारे बहुत सारे जो टेक क्रिएटर के रीलर्स कह सकते हो, उन्होंने क्या बनाना चालू किया। जैसे कि इस फोन को लेकर बात करूंगा, इवन इस फोन को लेकर, ये क्या है, इसके अंदर क्या आता क्या है रेनो के अंदर? कुछ नहीं है। मतलब ये 35-40,000 का फोन है, तो प्रोसेसर 15,000 से 20,000 के अंदर आने वाले फोन्स में मिलता है। डिजाइन थोड़ा सा अच्छा है पर पूरे दिन डिजाइन तो देख नहीं सकता ना भाई मैं। इवन इसके अंदर हमको प्रॉब्लम क्या मिलती है कि ये एआई को लेकर इन्होंने बहुत एडवर्टाइज किया, बहुत ज्यादा। सर्कल टू सर्च जो एआई है उसके अलावा लोग ज्यादा कुछ यूज ही नहीं करते। इवन जो यहाँ पर बैकग्राउंड में गायब होने वाला चीज, लिटरली वहां पर भी ये स्टैंडर्ड नहीं निकालता है कि भाई उस रीजन से इसको खरीदा जाए। लेकिन हमारे रीलर्स और प्रमोशन कह सकते हो इतने किए ना भाई इस फोन को लेकर, जिसको नहीं भी लेना होगा ना उस बेचारे ने भी ये फोन ले लिया। इवन ये Oppo F27 Pro, क्या है इस फोन के अंदर, क्या स्पेसिफिकेशन है? कुछ आता है इसमें ढंग का? सिर्फ इस फोन को ये गिरेगा नहीं, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, बस ये करके बिक रहा है। अरे ठीक है, एक मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। एक भाई लेने गए दुकान में, ऑन द स्पॉट टूट गया। पता नहीं कैसे गिरा, उनका क्या गिरा, बट ऑन द स्पॉट टूटा। और क्योंकि ये प्रूफ भी तो नहीं दे रहा ना कि हम एकदम 100% आपको गारंटी या वारंटी दे देंगे, गिर गया टूट गया तो टूट गया। और जितने भी रीलर्स थे इन्होंने सब ने एक ही तरीके से इसको एडवर्टाइज करा कि ये बर्फ में जाके या फिर कहीं गिर के, झाड़ियों में गिर के टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। भाई टूटना ही नहीं होता सब कुछ, फोन की परफॉर्मेंस भी होती है, फोन का कैमरा भी होता है, और जिस प्राइसिंग के अंदर दे रहे क्या उस प्राइसिंग पर वो चीजें सही है? वो चीजें इनको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करनी। और देखो अगर आप ओप्पो की मानोगे तो उनके हिसाब से ऐसा है कि इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो उन्होंने एक बीच में दिखाया था, एक चार्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, कि उनको 30% लोगों को वाटरप्रूफ फोन चाहिए, और ड्रॉप प्रोटेक्शन के हिसाब से फोन चाहिए, वेदर कंडीशन और मॉइस्चर के हिसाब से फोन चाहिए, और स्क्रैच के हिसाब से। भाई ये क्या डेटा था, मतलब देख के भी हंसी आ गई थी मुझे ये। और फिर तब जाके वो डेटा के हिसाब से इन्होंने F27 Pro Plus बनाया। भाई ये कहाँ से डेटा निकाला? ठीक है अगर आपने निकाल भी लिया है तो, लेकिन ये में जो इन्होंने पूरा कैलकुलेशन लगाया, मेरे हिसाब से ये 100% डेटा है ना जिसके हिसाब से बताया कि ये फोन बना है, तो भाई ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता ये फोन, ना ही इसकी पावर स्पेसिफिकेशंस और कुछ नहीं। हाँ अनब्रेकेबल या जो भी कह लो, नहीं टूटता, मतलब लिटरली नहीं टूटा है मैंने तो, बट ठीक है उसके बाद क्या? पूरे दिन तो मैं ऐसे फोन टाक टुक नहीं कर रहा हूँ ना यार। या तो आप पूरा फोन बता दो रगेड फोन है, तो फिर उस हिसाब से एडवर्टाइज दो तो वो ज्यादा बेस्ट लगेगा। और सेम यही कहानी इस फोन को लेकर भी है। ये क्या फोन बनाया भाई, किस प्राइसिंग पर है, और जिस प्राइसिंग पर आता है वहां पे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन गया था मैं विजय सेल्स के अंदर, मुझे एक फोन लेना था, नथिंग फोन 2A लेना था आई थिंक सो, क्योंकि मुझे एक टेस्टिंग करनी थी अपडेट्स को लेकर। मेरे पास फोन था नहीं, मेरे पास था तो मैंने कहीं किसी को बेच दिया था। तो मैं गया तो एक सेल्स में ना ये फोन बेच रहा था मेरे आंखों के सामने, और क्या क्या उसको चूना लगा रहा था ना भाई, मैं क्या ही बताओ कि इसके अंदर ये एआई है। वो अंकल को समझ में नहीं आया एआई क्या है, तो उनके जो काम की थी कैमरा अच्छा है क्या, कैमरा को लेकर ज्यादा मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, लुक्स अंकल को पसंद आ रहे थे। बट जब प्राइसिंग आई ना तो मैं शॉक हो गया कि भाई अंकल ये खरीदना ले लिटरली इस प्राइसिंग पे ये फोन। फिर मैं बोला अभी डायरेक्ट बोल नहीं सकते क्योंकि सेल्समैन सामने खड़ा है, तो फिर बट पीछे मौका नहीं मिला। पर हाँ एट द एंड ऐसा हुआ कि उन्होंने ये फोन खरीदा नहीं, और शायद से कोई सैमसंग का फोन उन्होंने खरीदा था। मेरे जहां तक मैं उस टाइम पूरा मजे ले रहा था, मैं सुन रहा था लिटरली। अभी कभी है ना आपको मजे लेने तो ऑफलाइन जाके एक बार देखना कैसे ओप्पो के फोन्स बिकते हैं ना, कैसे बेचते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर जाने का मन है तो जिसपे बाहर बैनर लगा रहता है ना ओप्पो का, उन पे जाना, मस्त चूना लगेगा आपको। तो और एक चीज बोलूंगा, जो भी लोग, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओप्पो के फोन्स आप बाय कर चुके हो तो चीजें सही नहीं है। देखो फोन्स चल जाएगा, बट जिस प्राइसिंग पे अगर आपने खरीदा होगा ना वो फोन, उस प्राइसिंग को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर ओप्पो स्टिल कम बैक कर सकता है, जैसे कि वीवो का मैं एग्जांपल दूंगा, वीवो ने कम बैक तो नहीं कहूंगा, उनका जो स्टार्ट का जो पार्ट है, कैमरा परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है, उन्होंने भी हैवी मार्केटिंग करी है, बट हैवी मार्केटिंग को आज उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। जैसे कि अभी वीवो के कौन से फोन आप हर एक कैटेगरी में जाके देख सकते हो ना, मतलब अगर आपको 15,000 में फोन चाहिए तो स्टिल वीवो का फोन मिल जाएगा, 20 में भी मिल जाएगा, 25, 30, 40, 50, 1 लाख स्टिल मिल जाता है, और उसके अंदर परफॉर्मेंस भी होती है, कैमरास भी होते हैं, सब कुछ होता है जो हर एक यूजर को चाहिए। बट इनमें वो बहुत अभी भी स्टिल कमी है, और साल में ज्यादा लॉन्चेस भी करते नहीं, और जब ये लॉन्चेस करते हैं तो इतनी हैवी मार्केटिंग करते हैं ना, जैसे कि आपके पेड प्रमोशन यूट्यूबर्स हो गए या फिर रीलर्स हो गए, इनसे इतना हैवी प्रमोशन करवाते हैं ना, तो जो बंदा ना भी इंटरेस्टेड हो ना तो भी वो खरीदने का देखता है। इनका फ्लिप भी आया था भाई, वो कुछ जस्टिफाई
भाई बिल्कुल नहीं था, बेकार फोन था, मैंने यूज करा था, मैंने छोड़ दिया, दे दिया। फोल्ड भी आया, लेकिन फोल्ड इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था ना, हमने चाइना वाला यूज करा था, वो थोड़ा फिर भी क्यूट था सही बताऊं, बट उसकी इंडिया की प्राइसिंग अगर वो 2 लाख 1.5 लाख का आता तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होता, और आई थिंक सो वो लॉन्च भी नहीं हुआ, फ्लिप लॉन्च हुआ था बस इंडिया में। अभी इसके बारे में अगर बात करोगे ना, तो ये फोन देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बुरा है, बुरा नहीं है ज्यादा, बट ये वही वाली कैटेगरी को फॉलो करता है, जस्टिफाई नहीं। फॉर एग्जांपल, इसका मैं अलग से एक रिव्यू लाने वाला हूं, वैसे वहां पर और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। सबसे पहले ये हैसेलब्लैड की कैमरा की जो पार्टनरशिप है वो इसमें मिलती है। 1 लाख रुपए का फोन है। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से आप मुझे बताओ, ये फोन डिजाइन या आपको जस्टिफाई लगता है क्या? आप इस डिजाइन का 1 लाख रुपए देना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, लिटरली नहीं दे पाऊंगा। हाँ, वीवो का फोन आता है X200 आज के टाइम पे, और X200 Pro, उनका डिजाइन जस्टिफाई हो चुका है। और लास्ट ईयर के वीवो X100 तो नहीं, अल्ट्रा से अगर मैं बात करूंगा, अल्ट्रा तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, अल्ट्रा से इनका डिजाइन जस्टिफाई होना चालू हुआ था, और वो प्रीमियम लगता भी था, और ये प्रीमियम किसी एंगल से नहीं लगता। और 1 लाख रुपए के अंदर डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर दे रहे हैं, जो कि वीवो X200 में मिल जाता है। उसके बाद में जो इनका कैमरा है, एज डिटेक्शन, जो कैमरास लेके जो इंस्टाग्राम लोग ने आतंक मचा रखा है ना भाई, इसके कैमरा की एज डिटेक्शन देखो जरा एक बार, आप मतलब हिल जाओगे। 1 लाख रुपए की फोन की ये एज डिटेक्शन आती है, जो कि किसी एंगल पर अच्छा नहीं है। अब हाँ, मेरे बाल थोड़े ज्यादा करली है, लेकिन मेरे कान को इसने लिटरली गायब कर दिया। अगर मैं बालों की एज डिटेक्शन की बात करूंगा तो चलो आप बोलोगे भाई तेरे ज्यादा करली हेयर्स है, तो चलो कान तो मेरा करली है ना, एक शार्प नॉर्मल शेप है, तो वो तो इसने पूरा काट दिया। और ऐसी बहुत सारी चीजों में इसने डिटेल लॉस करा है, और वो 1 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट इसने जस्टिफाई नहीं करा है। और मुझे ऐसा लगा था कि उस टाइम काश मैं वीवो X200 Pro ले जाता, क्योंकि मैं किसी की वेडिंग पे गया था अपने अभिजीत भाई की, तो वहां पर तो इसने डिजास्टर फोटो खींचे थे, मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। इवन ये 8K रिकॉर्डिंग भी नहीं देता, जो कि कंपटीशन ऑलरेडी दे देता है। और ये जो कैप्चर बटन डाला है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, मुझे प्लस लगा था इसको लेकर। एयर ड्रॉप भी मतलब कर रखा है इसमें, एप्पल के साथ शेयर करना डेटा, वो थोड़ी सी इनोवेशन देखने मिली है, और वो भी थोड़ी सी अच्छी है। और ये जो कैप्चर बटन है ना, वो लिटरली एप्पल से बहुत अच्छा बना है। पर ये 1 लाख रुपए का सामान तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। इस फोन के लिए जो बेस्ट प्राइसिंग है 60 से 70 हजार, 70 ही बहुत है, बट 60 से 65 पकड़ के चल लो, उसमें मिलेगा ना तो बहुत अच्छा है। बट ये क्या कर रहे हैं, OnePlus को उस कैटेगरी में रखते हैं और खुद को थोड़ा सा हेवी मार्केट कर देते हैं। इन दोनों का रिव्यू अलग से तो नहीं लाऊंगा, आप लोग चाहते हो क्या अलग से रिव्यू? बस मुझे लगता नहीं है इसका लाना, पर इतना ही कहूंगा, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको जब वीडियो या कोई ओप्पो का फोन खरीदना होगा तो आज के टाइम पे 10 बार विचार कर लेना, या फिर किसी ऐसे क्रिएटर, मेरी भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बंदे की वीडियो देखना जिसने फोन बाय किया हो खुद से और वो वीडियो बना के दे रहा है आपको, उस पे ज्यादा देख लेना, वो आपको ज्यादा अच्छा रिव्यू बना के दे पाएगा। मेरी भी देख सकते हो अगर इफ मैंने कभी बाय किया वापस, तो ये तीनों फोन के बाद में तो शायद मैं बाय नहीं करूंगा मेरे हिसाब से तो। और ये वाली बातें थी जो मैंने पूरा, मेरी टीम ने मिलकर पूरा डेटा निकाला था, वही आपके सामने हमने शेयर किया। आप क्या सोचते हो ओप्पो ब्रांड के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके की डिटेल वीडियो और कौन से ब्रांड की आप देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बता देना। मेरे दिमाग में एक ब्रांड है बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो जल्दी देखने मिल सकती है। बाकी आपके सामने एक और वीडियो है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, और आपके थॉट्स ओपिनियन ओप्पो को लेकर शेयर कर देना कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।